माय नेम इज़ डिम्पल एंड दिस इज़ अबाउट मी। तो आज हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। जो आप ये पिक्चर देख रहे हैं ये लुई 16 को जब मारा गया था गुलोटिन मशीन के द्वारा उसकी है। लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश फैल गया था और लोगों ने उस समय राजा को मार दिया। तो हम पढ़ेंगे कि जो फ्रांसीसी क्रांति है वो कैसे एक बहुत ज़्यादा एक मेन रीज़न बनी सोशियोलॉजी की उत्पत्ति में, मतलब समाजशास्त्र के उत्पत्ति में एक बहुत जो मेन रीज़न कैसे बनी फ्रांसीसी क्रांति। यह एक ऐतिहासिक क्रांति थी जो 1789 में हुई थी, ठीक है, और ये लगभग 1799 तक चली। इस क्रांति से उस समय के जो विचारक थे जैसे ऑगस्ट कॉम्ट, रूसो, लॉक, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, इनके जो विचार थे उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। फ्रांसीसी क्रांति स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व की प्राप्ति के लिए हुई थी, क्योंकि उस समय ये जो गरीब वर्ग के जो लोग थे, मध्यम वर्ग के, इन लोगों को इन स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्राप्ति बिल्कुल नहीं थी। इन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार होता था, शोषण होता था। इस वजह से फ्रांस में सामंतवाद का युग था, यानी सामंतवाद मतलब राजा के नीचे एक सामंत होता है जो किसानों से खेती करवाता है और उनसे अनचाहे कर वसूल करता है और उनका शोषण करता है। तो उस समय ये व्यवस्था सामंतवाद जो था फ्रांस में था। फ्रांसीसी समाज में स्तरीकरण की व्यवस्था थी, श्रेणियाँ थी, उच्च श्रेणी और निम्न श्रेणी। और उच्च श्रेणी जो उसमें वो लोग आते थे जिनके पास अधिकार ज़्यादा और उनके ऊपर प्रतिबंध कम लगे होते थे, और निम्न श्रेणी में वो लोग आते थे जिन पर अधिकार कम होते थे और प्रतिबंध ज़्यादा लगे हुए होते थे, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रांसीसी समाज की संरचना। तो जो फ्रांसीसी समाज की जो संरचना है वो 3 वर्गों में बटी हुई थी। प्रथम संपदा वर्ग, द्वितीय संपदा वर्ग और तृतीय संपदा वर्ग। मतलब इंग्लिश में अगर देखें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टेट। देयर वाज 3 टाइप्स ऑफ स्टेट, द फर्स्ट स्टेट, द सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट, ठीक है। तो जो ये स्टेट होते थे इनमें प्रथम स्टेट जो था उसमें धार्मिक नेता आते थे। द्वितीय में अभिजात और नोबल श्रेणी के वर्ग के लोग आते थे, और तृतीय वर्ग में जो आम आदमी, साधारण व्यक्ति, किसान, व्यापारी और वकील आते थे। अब आगे अपन एक डायग्राम देखेंगे। देखो इसमें जो फर्स्ट डायग्राम है इसमें नीचे जो बूढ़ा व्यक्ति ये शो कर रहा है थर्ड स्टेट के लोगों को जो गरीब होते थे, जिनका शोषण होता था, और ये जो इनके ऊपर बैठे हैं वो हैं सामंत यानी सेकंड स्टेट और फर्स्ट स्टेट के लोग, राजा और सामंत। और जो सेकंड डायग्राम है उसमें सिंपली पता लग रहा है कि नीचे जो थर्ड स्टेट के लोग थे, किसान, मजदूर वगैरह, और ऊपर सामंत और उससे ऊपर क्राउन यानी कि राजा। अब देखते हैं प्रथम संपदा वर्ग। इसमें क्या आता था? प्रथम संपदा वर्ग इसमें पादरी आते थे, यानी धार्मिक जो लोग। पादरी वर्ग 2 वर्गों में विभाजित था, उच्च और निम्न। मतलब उस समय जो पादरी थे वो भी 2 वर्गों में विभाजित थे। जो उच्च थे वो बहुत ज़्यादा अमीर होते थे, लेकिन वो धीरे धीरे आलसी होते गए और अपने धार्मिक कार्यों में रुचि लेना उन्होंने छोड़ दिया। और जब ये अपने धार्मिक कार्य नहीं करने लगे तो जो ये कार्य का जो सारा भार है वो निम्न वर्ग के पादरियों पर आ गया। अब चर्च के सभी धार्मिक कार्यों को ये संपादित करते। अब वे ईमानदार थे और सादा जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन इनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो ये उच्च पादरियों से घृणा करते थे, और क्योंकि इनसे काम इनका बहुत ज़्यादा इनसे काम करवाया जाता था, तो एक तरह से इनका शोषण होता था। तो जो उच्च पादरी थे, जो धार्मिक नेता थे, इनसे तो ये घृणा करने लगे, और जो जनसाधारण के जो लोग थे इनके प्रति ये सहानुभूति रखते थे, ठीक है। अब द्वितीय संपदा वर्ग, इसमें जो आते थे ये वर्ग भी 2 श्रेणियों में विभाजित था, यानी अभिजात श्रेणी जो थी, ये नोबल 2। इनमें क्या होता था, जो 2 श्रेणी थी, तो एक श्रेणी की पहचान होती थी शस्त्रों के द्वारा और दूसरी श्रेणी की पहचान होती थी वस्त्रों के द्वारा। अब ये अभिजात श्रेणी में जो शस्त्रों के द्वारा पहचाने जाते थे वो प्रथम वर्ग के नोबल होते थे, ठीक है। ये बड़े बड़े भूस्वामी होते थे जो किसानों से कर वसूलने का काम करते थे और उनका शोषण करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ये लोग अपने कर्तव्य को भूलने लगे, ये लोग भी, और फिजूल खर्ची और शान शौकत में जीवन यापन करने लगे।
और द्वितीय जो वर्ग के नोबल आते हैं जिनकी पहचान वस्त्रों से होती है, वो ऐसे लोग थे जो नोबल पद को अपने प्रयासों से प्राप्त करते थे, मेहनत करके प्राप्त करते थे। ये लोग प्राय न्यायाधीश होते थे और आम लोगों के प्रति ये दयावान और उदार होते थे, क्योंकि ये उन्हीं वर्ग के लोगों में, जो गरीब वर्ग के, उनमें ही मेहनत करके अमीर बनते थे। इस वजह से ये जो गरीब लोग होते थे उनके प्रति दयावान होते थे। अब आता है तृतीय संपदा वर्ग। इसमें मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर और शिल्पी, व्यापारी, बुद्धिजीवी लोग शामिल थे। अब इसमें आते थे बचे हुए सारे लोग, सब कुछ इसमें। अब इनमें भी कई तरह के लोग, कुछ लोगों की स्थिति तो बहुत ज़्यादा गरीब थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा उनके साथ शोषण होता था। कुछ लोगों की स्थिति मध्यम थी, कुछ लोग इनमें भी पैसे वाले होते थे, लेकिन उनका जो सामाजिक स्तर था वो निम्न था। इस वजह से इस वर्ग में वो आते थे। तीसरी संपदा के वर्ग के जो किसान थे उनकी हालत अत्यंत खराब थी। वे मुश्किल से ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाते थे। समाज के अन्य लोगों के लिए वो अनाज की खेती करते थे और दिन रात परिश्रम के उपरांत भी इनका जीवन यापन बहुत ही मुश्किल होता था। ये जो किसान थे वो राज्य, चर्च और अन्य जमींदारों को इनको अनेक प्रकार के कर देने पड़ते थे, और उसके बाद भी सामंत जो लोग थे, सामंतियों के अत्याचार को इन्हें सहना पड़ता था। किसान की हालत अत्यंत खराब थी और इस वर्ग में एक जो आता था बुर्जुआ, मध्यम वर्ग, उसकी स्थिति ठीक थी जैसा कि बताया था, लेकिन जो उस समय के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक जो स्थिति थी, कारण थे, उससे ये लोग भी आक्रोशित थे। और जब इन्हें क्रांति करने का मौका मिला तो इन लोगों ने भी पूरा साथ दिया, और जो ये मध्यम वर्ग के बुर्जुआ है, इन लोगों ने ही मुख्य रूप से क्रांति का संचालन किया। सारे जो चीज़ें थी क्रांति में अपने अकॉर्डिंग रखी। तो ये फ्रांसीसी क्रांति का फर्स्ट पार्ट है। अब इसके बाद इसके कारण, इनकी जो किस तरह से किन चरणों में क्रांति हुई और क्या प्रभाव पड़े वो पढ़ेंगे। ठीक है, डू लाइक, शेयर एंड